हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम थर्ड सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सेक्शन ए देखिए, जिसमें सारे प्रश्न 1 मार्क के होंगे। प्रश्न नंबर 1, वाष्पोत्सर्जन क्या है? पौधे के लिए यह क्यों आवश्यक है? पौधे की सतह से जल का वाष्प बनकर उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आप चित्र में देखिए, पानी लगातार पत्तियों से भाप बनकर उड़ता रहता है, इसे ही हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन पौधे के लिए जरूरी है। कैसे? देखिए, पॉइंट नंबर 1, जब पानी ऊपर से भाप बनकर उड़ता है तो जड़ें मृदा से जल को सोख लेती हैं, यानी वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण में सहायक है तथा पानी और खनिज को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में भी वाष्पोत्सर्जन जरूरी है। पॉइंट नंबर 2 पर आइए। यह ताप को भी नियंत्रित रखने में सहायक है, यानी वाष्पोत्सर्जन से पौधे की सतह का तापमान नियंत्रित रहता है। प्रश्न नंबर 2, दीर्घ रोम किन्हें कहते हैं? इनका क्या कार्य है? क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अंगुली जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। चित्र देखिए, यह छोटी आंत की काट का चित्र है। अंदर की लाइनिंग यानी अस्तर देखिए, इसमें कुछ अंगुली के आकार की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, जहां ए लिखा गया है। ये दीर्घ रोम है। इनका कार्य क्या है? ये पचे भोजन को अवशोषित करने में सहायक होती हैं, यानी पचा भोजन सोख लिया जाता है इन दीर्घ रोम की सहायता से। प्रश्न 3, वायुमंडल में ओजोन परत किस प्रकार बनती है? वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर पराबैंगनी यानी यूवी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं यानी O2 को तोड़कर ऑक्सीजन परमाणु यानी O बनाते हैं। आप इसमें क्रिया को देखिए, O2 टूट रहा है, पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में O+O बन रहा है। क्लियर? आफ्टर दिस व्हाट हैपन? देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु जो कि O है, वो ऑक्सीजन के अणु यानी जो O2 है, इसके साथ संयुक्त होकर ओजोन का एक अणु बना रहा है, यानी O3 बना रहा है। तो सेकेंड रिएक्शन में आप देखिए, O+O2 दे रहा है O3 जो ओजोन है। तो इस तरह से ओजोन परत वायुमंडल में बनती है। आप इसको चित्र में भी देख सकते हैं। चित्र में एक परमाणु ऑक्सीजन का एक अणु ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और O3 यानी एक ओजोन का अणु बन रहा है। प्रश्न नंबर 4, यह अभिकथन और कारण का प्रश्न है। अभिकथन ए देखिए, जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक होती है। सही कथन है ये। कारण देखिए, मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा क्लोम तक पहुंचाती है, जहां घुली ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। यह भी सही कथन है। मछली मुंह में पानी लेकर क्लोम जो मछली का श्वसन अंग है वहां तक पहुंचाती है और क्लोम में ही जल के अंदर घुली ऑक्सीजन को रक्त सोख लेता है, परंतु यह अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। जलीय जीवों में श्वास की दर ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वायु की अपेक्षा। सो यहाँ दोनों कथन सही हैं, पर आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। तो सही आंसर है बी, मार्क बी। प्रश्न 5, अभिकथन ए, आज हम रेलगाड़ियों में कुल्हड़ यानी मिट्टी के पात्र चाय के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। सही कथन है ये। कारण देखिए, अब कागज के डिस्पोजेबल कप का इस्तेमाल रेलगाड़ियों में चाय के लिए किया जाता है। यह भी सही कथन है। अब हम कागज के कप का इस्तेमाल करते हैं रेलगाड़ियों में, पर यह अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। आज हम रेलगाड़ियों में चाय के लिए मिट्टी के पात्र का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि पात्र बनाने के लिए मिट्टी लगातार इस्तेमाल करने से उपजाऊ मिट्टी कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं।
ए भी सही है, आर भी सही है, बट आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। तो एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर है बी, मार्क बी। प्रश्न 6, निम्नलिखित को पढ़िए तथा 1 से 5 तक भागों में से कोई 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पैराग्राफ में रक्त तथा हृदय के बारे में जानकारी दी गई है। अब देखिए इससे जुड़े हुए प्रश्न और इन प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न कीजिए। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजनित रक्त को बाएं आलिंद में लाने वाली रक्त वाहिका। इसके लिए नीचे दिए गए चित्र में ई देखिए, ये वो नलियां हैं जो फेफड़ों से ऑक्सीजन वाले रक्त को बाएं आलिंद तक लाने का काम करती हैं और इनका नाम है फुफ्फुस। तो यहाँ पर आंसर क्या है? फुफ्फुस। मार्क बी, बी इज द करेक्ट चॉइस। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में ए बी सी डी हैं। आपको चित्र में से ए बी सी डी आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट सीक्वेंस में टिक करना है। ए है बायां निलय, बी है दायां निलय, सी है महाधमनी जो रक्त को हृदय से विभिन्न भागों तक ले जाती है, और डी है महाशिरा जो विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक लाती है। तो यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस है सी, बायां निलय, दायां निलय, महाधमनी एंड महाशिरा। सो मार्क सी। तीसरा भाग देखिए प्रश्न का, दिया गया ग्राफ देखिए। यहाँ पर हृदय में उत्पन्न प्रकुचन यानी जब हृदय सिकुड़ता है तथा अनुशिथिलन यानी जब हृदय फैलता है, इस दौरान धमनियों में कितना रक्तदाब होता है यह दर्शाया गया है और आपको तालिका में से सही रक्तदाब चुनना है। सामान्य दाब होता है प्रकुचन के समय 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और अनुशिथिलन के समय 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए है, मार्क ए। रक्तदाब सामान्य, प्रकुचन 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और अनुशिथिलन 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। प्रश्न नंबर 4 पर आइए, मानव हृदय से जुड़ी सही जानकारी चुनें। पहला स्टेटमेंट देखिए, हृदय एक पेशीय अंग है, सही स्टेटमेंट है ये। स्टेटमेंट नंबर 2, हृदय के 4 कोष्ठों में से 3 आलिंद हैं तथा 1 निलय है, यह रॉन्ग है। हृदय के 4 कोष्ठों में से 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा वी ऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है, सही स्टेटमेंट है ये। हृदय के दाएं और बाएं भाग में बंटने के कारण ऑक्सीजन वाला रक्त तथा बिना ऑक्सीजन वाला रक्त नहीं मिल पाता। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, धमनी की दीवारें शिराओं की दीवारों से मोटी होती हैं, यह भी सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर करेक्ट चॉइस कौन सा हो गया? डी। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो मार्क डी। प्रश्न 6 का 5वां भाग देखिए, दी गई तालिका में से सही जानकारी चुनिए। पहली स्टेटमेंट देखिए, रक्त में प्लाज्मा, आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स होती हैं, सही स्टेटमेंट है ये। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, मछली के हृदय में 2 कोष्ठ तथा सरीसृप में 3 कोष्ठों का हृदय होता है, यह भी सही स्टेटमेंट है। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं और सरीसृप के हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। तीसरी स्टेटमेंट, लसिका रुधिर के प्लाज्मा की तरह है लेकिन यह रंगहीन है, कोई इसमें रंग नहीं होता तथा इसमें अल्प मात्रा यानी थोड़ी मात्रा में प्रोटीन होता है, यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, प्लाज्मा बराबर है रक्त घटा आरबीसी, यह रॉन्ग है। प्लाज्मा में कोई भी कोशिका नहीं होती, आरबीसी भी नहीं है, डब्ल्यूबीसी भी नहीं है, प्लेटलेट्स भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। करेक्ट चॉइस यहाँ पर क्या हुआ? बी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो करेक्ट आंसर इज बी, मार्क बी। सेक्शन बी पर आइए, यहाँ पर 2 मार्क्स के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, परागण का क्या अर्थ है, इसके विभिन्न प्रकार तथा पराग कारकों के नाम लिखिए। पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना
परागण कहलाता है। यह दो प्रकार से होता है, पहला स्वपरागण, दूसरा परपरागण। चित्र ए देखिए, चित्र ए में स्वपरागण दिखाया गया है। यहाँ पर परागकण एक फूल के परागकोश से उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं, इसको कहते हैं स्वपरागण। परपरागण देखिए, चित्र बी में दिखाया गया है। यहाँ पर परागकणों का एक फूल के परागकोश से दूसरे पौधे में उगने वाले फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परपरागण कहलाता है। इसके लिए साधन है, परागण के साधन देखिए कौन कौन से हैं। वायु, पानी, कीट, पक्षी और प्राणी, ये सभी परागकणों को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाने का काम करते हैं, यानी ये परागण की क्रिया में सहायता करते हैं। प्रश्न 8, अमीबा में पोषण कैसे होता है, चित्र की सहायता से समझाइए। चित्र बनाइए ए से डी तक जैसे दिखाया गया है। चित्र ए में अमीबा बनाया गया है और उसके सामने एक खाद्य कण पड़ा हुआ है। देखते हैं इस खाद्य कण को अमीबा कैसे ग्रहण करता है। अमीबा अपने पादाप की सहायता से भोजन के कणों को घेर लेता है, जैसे चित्र बी में दिखाया गया है। इसके बाद खाद्य रिक्तिका बनती है, जैसे चित्र सी में दिखाया गया है। खाद्य रिक्तिका में भोजन के जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में बदल जाते हैं, यानी भोजन इसके अंदर पच जाता है तथा पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव्य में चला जाता है। इस प्रकार अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो इसके लिए आप ए से डी तक जो चित्र बनाए गए हैं, इस प्रकार पेंसिल से आप चित्र बनाएंगे। प्रश्न 9, मटर के लंबे पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी और बौने पौधे स्मॉल टी की संकरण क्रिया लिखिए। इसके लिए सबसे पहले जनक पौधे के जीन्स लिखेंगे आप। कैपिटल टी स्मॉल टी पहले जनक के तथा स्मॉल टी दूसरे जनक के। अब लिखिए युग्मक। पहले जनक के युग्मक होंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जबकि दूसरे जनक के युग्मक एक ही तरह के होंगे स्मॉल टी। अब इसके बाद प्यूनेट स्क्वायर बनाइए, जैसे आपके सामने बनाया गया है। पहले जनक के युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी को ऊपर लिखिए और दूसरे जनक के जो युग्मक हैं उनको साइड में लिखिए, स्मॉल टी और इनके कॉम्बिनेशन बनाइए। देखिए नंबर 1 एंड नंबर 2 पौधे लंबे हैं तथा नंबर 3 और नंबर 4 पौधे बौने हैं, यानी 4 में से 2 लंबे हैं और 2 बौने पौधे हैं, यानी 50% लंबे और 50% बौने पौधे हमें मिलेंगे और इन दोनों की टाइप के पौधों का अनुपात होगा 1:1। इस तरह आप इस प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। प्रश्न 10, प्रायोगिक व्यवस्था ए में ताजे तैयार किए गए चूने के पानी में पिचकारी से वायु गुजारी जाती है। व्यवस्था बी में चूने के पानी में सांस द्वारा वायु छोड़ी जाती है। हम देखते हैं कि बी का चूने का पानी तुरंत दूधिया हो जाता है, जबकि ए में ऐसा नहीं होता। क्यों? सामान्य वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, जबकि सांस द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इसलिए बी में चूने का पानी तुरंत ही दूधिया हो जाता है, जबकि व्यवस्था ए में जहां पिचकारी से वायु गुजारी जा रही है वहां चूने का पानी तुरंत दूधिया नहीं होता, क्योंकि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। सेक्शन सी पर आइए। सेक्शन सी में जो प्रश्न होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे। प्रश्न नंबर 11 देखिए, खाद्य जाल किसे कहते हैं, चित्र की सहायता से स्पष्ट करें। किसी क्षेत्र में एक आहार श्रृंखला दूसरी आहार श्रृंखला से जुड़कर एक जाल बनाती है, जिसे खाद्य जाल या आहार जाल कहते हैं। चित्र देखिए, इस चित्र में एक क्षेत्र की 3 आहार श्रृंखलाएं दिखाई गई हैं। नंबर 1 आहार श्रृंखला देखिए, पौधों को खा रहा है टिड्डा, टिड्डे को खा रहा है बिच्छू और बिच्छू को खा रहा है लोमड़ी। दूसरी आहार श्रृंखला देखिए, पौधे को खा रही है गिलहरी और गिलहरी को खा रही है लोमड़ी। तीसरी आहार श्रृंखला देखिए,
पौधे को खा रही है गिलहरी और गिलहरी को खा रही है चील। इस चित्र में तीनों आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक जाल बना रही हैं जिसे खाद्य जाल या आहार जाल कहते हैं। तो इस तरह आप चित्र की सहायता से खाद्य जाल को दिखा सकते हैं। सेक्शन डी में जो प्रश्न होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे। प्रश्न नंबर 12 देखिए, दिए गए चित्र में A, B, C, D को नामांकित कीजिए तथा इनके कार्य लिखिए। यह चित्र मनुष्य में नर जनन अंग का है। A क्या है देखिए, A वृषण है। वृषण का कार्य देखिए। नंबर 1, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। नंबर 2 देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन भी वृषण में ही होता है। तो इसके 2 कार्य हो गए, शुक्राणु का निर्माण करना तथा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को बनाना। बी देखिए, बी है शुक्र वाहिका। ये क्या करती है, शुक्राणुओं का मोचन शुक्र वाहिका द्वारा होता है। सी और डी देखिए, सी शुक्राशय है और डी प्रोस्टेट ग्रंथि है। इन ग्रंथियों से निकलने वाला स्राव शुक्राणुओं को तरल माध्यम प्रदान करता है तथा पोषण प्रदान करता है। तो इस तरह आप ABCD के कार्य लिखेंगे और इनको नामांकित करेंगे चित्र में। A है वृषण, B है शुक्रवाहिका, C है शुक्राशय और D है प्रोस्टेट ग्रंथि। So that's all for today. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.